जी एक अदद सवाल आपको कल दिया था। सा सवाल दिया था 7 पास्ट पेपर का। ओके 1985 वाला सवाल। ओके जी, बस इतने ही लोग रह गए आज, कोई रह तो नहीं गया? सीट मिली मेरे भाई को? नहीं, ईद अब यहीं लाहौर में करेगा। क्वेश्चन 7 पे आइए जी। कितने लोगों ने ये सवाल किया था? हुआ था सवाल ये? आखिरी पार्ट हो गया था बी का 2। जी भाई, आपने भी किया सवाल, बी का 2 हो गया था। सोल्यूशन देख के, बगैर सोल्यूशन देखे? सोल्यूशन के बगैर जी, सोल्यूशन से देखा था जी। हो गया था सवाल, आधा हुआ था। हाँ भाई प्रोमैक्स भाई, किया सवाल क्या? नहीं, क्यों नहीं किया सवाल? किसी दिन मैं तुम्हारा फोन जब्त कर लेना। अमीर आदमी हो तुम, नया ले लेना यार, तुम्हें क्या टेंशन है? ठीक है ओके, मैं गरीब आदमी हूँ। ओके जी, आइए सवाल के ऊपर। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स, अब वो अगले भाई नहीं आते, वो 11 प्रो मैक्स वाले, वो किधर है? भाग गए हैं बस, वो मेल में मंडे से छुट्टियों पे चले गए। A company manufactures a single product. Currently, the company employs a team of 6 direct operatives who produce a total of 2500 units of the product in a 40-hour week. कंपनी के पास इस वक्त 6 लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। ये 6 लोग मिलके 2500 यूनिट्स बनाते हैं एक हफ्ते के अंदर, और ये लोग एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। द आर्ली रेट ऑफ पे फॉर ऑल ऑपरेटिव्स इज ₹8। घंटे का इनको 8 रुपए के हिसाब से पे किया जाता है। ठीक होगी बात? In an effort to improve productivity and thus to increase output in the normal 40-hour week, an incentive scheme has been suggested. कोशिश की जा रही है कि जी आउटपुट को बढ़ाया जा सके, इंसेंटिव स्कीम जो है वो सजेस्ट की जा रही है। The scheme which the 6 operatives have agreed to trial over a 4-week period provides for differential piecework payments in addition to a reduced basic rate per hour. कहा क्या जा रहा है स्कीम के अंदर? कहा यह जा रहा है कि भाईजान ये स्कीम हम 4 हफ्ते तक के लिए चलाएंगे और इसके अंदर हम डिफरेंशियल पीस वर्क पेमेंट का निज़ाम लेकर आएंगे। और डिफरेंशियल पीस वर्क पेमेंट में आपको पता है कि रेंजेस दे दी जाती हैं और उस रेंजेस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट वाइज पेमेंट की जाती है, यानी जितने यूनिट्स बनाएंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट की जाएगी, टाइम के हिसाब से, घंटों के हिसाब से पेमेंट नहीं की जाएगी। बात समझ आ गई? तो अभी हम क्या कर रहे हैं वो बात लिखी हुई है पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो हमारी नई स्कीम है वो बात लिखी हुई है। अब कह वो ये रहा है कि हम 8 रुपए पर आवर के हिसाब से पे करते हैं, लेकिन जब हम डिफरेंशियल पीस वर्क पेमेंट लेकर आएंगे तो ये रिड्यूस्ड बेसिक रेट पर आवर, घंटे का रेट कम हो जाएगा। यहां तक बात सबको समझ आ गई? ओके, डिटेल्स ऑफ दिस स्कीम आर: बेसिक रेट अब 8 की बजाय 4 रुपए हो जाएगा। डिफरेंशियल पीस वर्क उसने आपको बताया हुआ जी कि पहले 2500 यूनिट्स पे आपको 0.375 पर यूनिट मिलेगा। 2501 से 3000 पे आपको, अच्छा ये थोड़ी सी मतलब प्रिंटिंग गलत हुई है, ये जो इन अ वीक के बाद 2500 लिखा हुआ ना, ये 2500 इसके साथ नहीं है, ये 2500 आगे उसके साथ है, ₹0.45 पर यूनिट ऑन एडिशनल यूनिट्स ओवर 2500। इसको ठीक कर लें अपने पास। ये 2500 जो लिखा हुआ है ना, आउटपुट 2501 टू 3000 यूनिट्स इन अ वीक, इसके बाद जो नीचे 2500 लिखा है ना, इसको यहाँ से काटें और इसको लिखें ₹0.45 पर यूनिट ऑन एडिशनल यूनिट्स ओवर 2500, ये अगले जुमले के साथ जाके लिखें। और इसी तरीके से नीचे भी ऐसे लिखा हुआ है, आउटपुट ओवर 3000 यूनिट्स इन अ वीक, तो ये 3000 नीचे लिखा ना, ये आगे 0.60 वाले जुमले के साथ होगा। तो रेंजेस आ गई। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या सवाल में उसने आपको ये बताया है कि क्या एडिशनल यूनिट्स रेट के लिए क्वालिफाई होंगे या सब पे एक ही लगा दें? कोई बात लिखी हुई है कि सवाल साइलेंट है इस हवाले से? आप मेरा सवाल समझ गए? सवाल मेरा ये है कि जो उसने अगली लाइन में बताया हुआ है कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ट्रायल टोटल आउटपुट वाज 3080 यूनिट्स इन द 40 आवर्स वर्क, तो ये 3080 पे मैं सब पे मैक्सिमम वाला रेट लगा दूं या डिफरेंट रेंजेस के हिसाब से रेट लगाऊं? जी बिल्कुल, सवाल अगर खामोश होगा तो हमने यही अजम्पशन लेनी है कि हमने डिफरेंट रेंजेस के हिसाब से रेट लगाना है। ठीक होगी बात? बात समझ आती है? ओके, ले जी, सवाल समझने में किसी को कोई भी मसला, किसी को सवाल में कोई चीज़ समझ ना आई हो? जी भाई पहले पैराग्राफ से लिखा द आर्ली रेट पे फॉर ऑल ऑपरेटिव्स आर जी बिल्कुल। बीच नहीं आना चाहिए।
हाँ बस ईच ही है, आर्ली रेट है सबके लिए, आर्ली रेट 8 रुपये है, मतलब हर बंदे का 8-8 रुपये है ना घंटे के हिसाब से। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 लोगों को घंटे के सबको 8 रुपये, यानी एक को कोई 1.25 रुपये मिलते हैं, ऐसा नहीं है। 8-8 रुपये घंटे के हैं, आर्ली रेट जो होता है ना वो सबके लिए होता है। ओके, ले जी, ए पार्ट फॉर द एग्जिस्टिंग टाइम रेट पेमेंट सिस्टम, एग्जिस्टिंग की बात कर रहा है, जो नया हमने सजेस्ट किया उसकी बात नहीं कर रहा। एग्जिस्टिंग सिस्टम के तहत वो कहता है कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट पर यूनिट, वो कहता है कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें बेस्ड ऑन द करंट वीकली आउटपुट ऑफ 2500 यूनिट्स। इस वक्त जो मेरी वीकली आउटपुट 2500 यूनिट्स बन रही है, इस 2500 यूनिट्स के ऊपर जो भी मेरी लेबर कॉस्ट बनती है वो कहता है कि वो मुझे निकाल दें। तो बताइए ये काम हम कैसे कर सकते हैं जी? एग्जिस्टिंग में क्या हम यूनिट्स की बेस पे कर रहे हैं या आर्स की बेस पे कर रहे हैं? आर्स की बेस पे तो यूनिट्स जितने मर्जी बने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें तो नंबर ऑफ आर्स निकालने हैं, जिन नंबर ऑफ आर्स में यूनिट्स बने। देखिए, उसने आपको पहले पैराग्राफ में सारा डाटा दिया हुआ है, वो आपको ये बता रहा है कि 40 आर वीक में आपने 25 यूनिट्स बनाए, बोले एक वर्कर ने एक हफ्ते में 40 घंटे काम किया होगा। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 6। तो क्या 40 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए ताकि 6 वर्कर्स के टोटल आवर्स आ जाएं, और उसको फिर हम 8 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी? बस यही करना था इसके अंदर। तो ए का 1 जो है इट्स वेरी सिंपल। जब आप लेबर कॉस्ट की बात करेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट जी, टोटल 40 घंटे एक बंदे ने एक हफ्ते में काम किया, टोटल 6 लोग थे और 8 रुपए पर आवर रेट था। ऐसे ही होगा, एक बंदे ने 40 घंटे काम किया, टोटल 6 लोग थे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गए 6 लोगों के, और एक घंटे का रेट 8 रुपए था। तो बताइए ₹1920। ले जी, ये वो आपकी टोटल लेबर कॉस्ट है जो कि उसने आपसे मांगी हुई है, सॉरी उसने पर यूनिट मांगी है, आई एम सॉरी, पर यूनिट मांगी है। तो हमें चाहिए पर यूनिट। तो बताइए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हमने बनाए? 2500। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जब बारी आएगी, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो 1920 डिवाइडेड बाय 2500 कैसे निकलेगा बताइए? 0.768 पर यूनिट। लें जी, ये वो पर यूनिट लेबर कॉस्ट है जो वो आपसे मांग रहा था। कोई मसला इसके अंदर? ओके। उसके बाद ए के 2 पे आए। द परसेंटेज चेंज इन द लेबर कॉस्ट पर यूनिट इफ वीकली आउटपुट इन द 40 आवर्स वर्कड कुड बी इंक्रीज टू 2750 यूनिट। वो कहता है कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट में कितनी तब्दीली आएगी अगर हमारे यूनिट्स 2500 के बजाय 2750 आ जाए। तो सर 2750 के साथ हम निकाल लेते हैं भाई, टोटल लेबर कॉस्ट तो वही रहेगी, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। ₹1920, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे अब चेंज हो जाएंगे 2750, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारी कैसे निकलेगी? लेबर कॉस्ट पर यूनिट 1920 डिवाइडेड बाय 2750। बताइए 0.698 पर यूनिट। क्या हमारा सवाल यहां पर ख़त्म हो गया? यहां पर हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ। उसने पर यूनिट कॉस्ट निकालने की बात नहीं की, उसने कहा है कि मुझे ये बता दो कितना परसेंटेज जो है वो चेंज हुआ। तो सबसे पहले तो चेंज निकाले ना कि चेंज कितना है जी। 0.768 से हम कहां पर आ गए? 0.698 पे। बताइए 0.07, पूरा इतना ही है। ले जी, इतनी डिक्रीज हुई है। अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा जे? टोटल से डिवाइड कर दें। किसके टोटल से? अगर परसेंटेज चेंज निकालना चाहूं, इसको डिवाइड करना है 0.07 जी। इस पे करूं कि इसको करूं? ऐड करूं दोनों को? फिर पहली टर्म में मैथ में नंबर थे 90,
अगली टर्म में वो 90 से बढ़ के हो गए 95। मुझे बता दें कितने परसेंट मार्क्स आपके इंक्रीज हो गए, ये मेरा सवाल है आपसे। कैसे निकालेंगे ये सवाल, समझ आ गया? पहले टर्म में नंबर थे 90, अगले में हो गए 95, कितने परसेंट इंक्रीज हुए कैसे बता सकते हैं? हाँ भाई, कोविड वालों बताओ, ये कोविड के असरात है। नहीं पता? हाँ तो बताओ ना कैसे, मुझे बता दें कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, बताएं। हाँ जी भाई, कितना? 5% कैसे निकाला आपने, मुझे फॉर्मूला बता दें। टू पॉइंट 2.7, ये कैसे निकाला आपने जी? इन दोनों का चेंज, इन दोनों का चेंज यानी यही चेंज जो हमने निकाला यहां पे, डिवाइड बाय टोटल, यू मल्टीप्लाई बाय। अच्छा क्या आंसर आ रहा है? इसको ऐड क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये ऐड क्यों कर रहे हैं यहां पे, ये ऐड क्यों हो रहा है? देखो सिंपल ऐसे निकलेगा, 95 माइनस 90 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, सिंपल परसेंटेज ऐसे निकलती है ना। ठीक है, तो आपने डिनोमिनेटर में वो चीज रखनी होती है जिसको बेस पे आप इंक्रीज डिक्रीज निकाल रहे हैं। ओके, तो यहां पे परसेंटेज क्या होगी, बल्कि इसको इसी तरीके से रखें। मैंने ऊपर चेंज निकालने की कोशिश तो की है, लेकिन चले मैं दोबारा से कर देता हूं। भाईजान हमारा 0.768 हो गया, 0.698 से चेंज आ गया, और डिवाइड करेंगे ओरिजिनल से जिसके साथ मैयर कर रहे हैं हम मैयर कर रहे हैं 0.768 के साथ इंटू 100। बताइए 9.11%। नहीं जी, 9.11% डिक्रीज हो जाएगी आपकी लेबर कॉस्ट। और अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप 0.768 का 9.11% निकालें जरा, देखें मैच होता है। 0.768 का 9.11% निकालें, देखें कितना आता है। जीरो 0.07 आता है। 0.768 में से 0.07 निकाल दें, देखें क्या हम 0.698 पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है कि 9.11% हम डिक्रीज करेंगे तो हम इस तक पहुंच जाएंगे। कोविड के असरात, कौन सी क्लास छूटी थी कोविड में? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं? जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं कोई तो क्लास छूटी होगी। 2020 में कोविड था, 21 में भी कोविड था, तो 20-21 में आप कौन सी क्लास में थे जी? अच्छा दो, तो 20-21 में कहां थे आप? 20-21 में सीए ज्वाइन किया था। हाँ भाई असद प्रोमैक्स, कौन सी क्लास छूटी थी 20-21 में? पेपर ने कोविड में क्लासेस तो छूटी होंगी ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ईयर छूटी ना मेरे ख्याल में आपकी। नहीं कॉलेज क्या खुले रहे थे आप लोगों के, जाते रहे आप लोग? वो यार ऑनलाइन वो कोविड ही होता है, वो कोविड ही होता है ऑनलाइन। तो कौन सी क्लास छूटी थी आप लोगों की? फर्स्ट ईयर छूटी थी। बड़ा मसला हुआ जी कोविड के बाद, यकीन माने बड़ा मसला हुआ, काफी बेसिक्स जो है ना स्टूडेंट्स की वो ऊपर नीचे हो गई। कौन सा कॉलेज था भाई आपका? पंजाब कॉलेज, साथ वाले भाई का। ओके ठीक है, नंबर कितने थे एफएससी? कितने? 1100 में से साथ वाले की पूरे नहीं, 999 नहीं थे, 1001 भी नहीं थे, पूरे 1000 थे ना यार। 500 फर्स्ट ईयर, अच्छा वो आगे पीछे था। कैसे इतने नंबर कैसे आते हैं? ये कम थे? मैट्रिक में कितने थे? कितने में से? तो ये कितने में से थे? तो 1007 मैट्रिक में एडमिशन कहाँ पे? 1060 1100 में से? यार तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने नंबर लेते हो यार तुम?
अच्छा फिर शर्म आ गई थी कि इतने नंबर नहीं लेने। तो 1060 पे कहाँ किसी कॉलेज में और एडमिशन अप्लाई किया था, बस सीधा ही पंजाब कॉलेज में? तो गए क्यों नहीं? कमाल हो गई है। ठीक है यार, इतने नंबर यार पता नहीं आप लोग कैसे ले लेते हैं। यहां पर आके क्या हो जाता है, सी में आके क्या हो जाता है? सी में अक्सर बड़े बड़े पढ़े लिखे आके फेल होना मयूब नहीं समझते, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, सवाब का काम है यहाँ फेल होना। क्या ऐसा क्यों है यहाँ पर? सीए में आके क्यों फेल होने को एक एजाज समझा जाता है, या कम से कम अगर एजाज नहीं समझा जाता तो एक ऑर्डिनरी बात क्यों समझी जाती है? बड़े बड़ों को देखा, बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, सारी जिंदगी कभी फेल नहीं हुए। आप लोग कभी फेल हुए? कभी फेल नहीं हुए। यहाँ पर आके फेल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों भाई, क्यों बड़ी बात नहीं है? क्या ख्याल है इस बारे में? अभी मुबशर तुम तो माशाल्लाह पढ़े लिखे दुखी इंसान हो, बताओ टिकट नहीं मिली तुम्हें, क्यों यहाँ पे फेल होना क्यों इतनी इतनी बड़ी बात नहीं समझी जाती? भाग इतने इतने नंबर 1060, 1000, 1050, 1120, 1100 में से ले रहे होते हैं, तो बताइए यहाँ पे फेल होने की क्यों इतना मायूब नहीं समझा जाता? मेरे ख्याल से कुछ ऑलमोस्ट हर इससे फेस करता है, तो वो मतलब हर बंदा अगर फेल हो रहा है तो हम भी फेल हो गए तो क्या बड़ी बात हो गई? नॉर्मल हुआ वो नॉर्मल, यहाँ पर फेल होना नॉर्मल हुआ है। अच्छा, तो फेल हम खुद होते हैं या आई कैप का कोई कसूर होता है इसके अंदर? इस बारे में क्या राय है आप लोगों की? फेल होने में हमारी गलती है या आई कैप ने ही कोई कट लगाया होता, नहीं भाई इतनी ही पास करने, बस जो ऊपर ऊपर आ गए वो पास, बाकी सारे फारग? हमारी गलती होती है, ठीक है ठीक है, बाकी गलती हमारी ही होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, गलती लिटरली हमारी होती है। ठीक है, मेरे पास तो हर तरह का तजर्बा मौजूद है भाई सीए के अंदर, पहली अटैम्प्ट वाला भी, दूसरी अटैम्प्ट वाला भी, तीसरी अटैम्प्ट वाला भी। तो मैं ये बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि जिस अटैम्प्ट में मुझे पता था कि ये पेपर पास हो जाएगा वो पास हो गया था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जी मैं पेपर बड़ा ज़बरदस्त करके आया हूँ और बाद में मुझे पता लगे मेरा पेपर ही फेल हो गया। हाँ, फॉर द टाइमिंग लगता था यार ये पेपर फेल होना नहीं चाहिए, लेकिन जब दोबारा क्लासेस पढ़ी तो पता लगा कॉन्सेप्ट ही सारे ख़राब थे। तो फिर उस वक्त एहसास हुआ कि नहीं, सही फेल हुआ था मैं, फेल होना बनता था मेरा। तो इसलिए आप ही की गलती होती है, लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आती। और अगर आप ये बात भी ज़हन में रखें कि पास होने की प्रोबेबिलिटी ना सबसे ज़्यादा पहली अटैम्प्ट में होती है, जैसे जैसे अटैम्प्ट्स आगे जाती जाती हैं प्रोबेबिलिटी ख़त्म होती जाती है। उसकी वजह यह है कि जब तक आपको ये पता नहीं लग रहा कि आप फेल क्यों हो रहे हैं, आप अगली अटैम्प्ट में क्या चीज़ बेहतर करके जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट खराब था, चले अगली दफ़ा कॉन्सेप्ट बेहतर करके चले गए। आपने चीज़ें याद नहीं की थी, ठीक है, अगली दफ़ा चीज़ें याद करके चले गए। आपने सवालों की प्रैक्टिस नहीं की थी, अगली दफ़ा प्रैक्टिस करके चले गए। सवालों की प्रैक्टिस भी की हुई है, चीज़ें भी याद हैं, कॉन्सेप्ट भी ठीक है, पेपर पास नहीं हो रहा। क्या आप बेहतरी लेके जाएंगे अगली दफ़ा कि आपको लगे आपका पेपर पास है? कोई बेहतरी नहीं लेके जाएंगे। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा। इसलिए याद रखिएगा, पास होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पहली अटैम्प्ट में ही होती है, और इसीलिए कोशिश करके चीज़ों को पहली अटैम्प्ट में ही पास कर लें। चीज़ों को ऐसे लटकाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वक्त अच्छा है, बुरा है, सख्त है, आसान है, वो गुजर जाना है। पढ़ के भी गुजर जाना है, खेल के भी गुजर जाना है, सो के भी गुजर जाना है। लेकिन ये जिस चीज़ में अब आपने टांग अड़ा दी है ना, इसको आपने कंप्लीट लाजमी करना है। और ये बात मैंने आपको डे 1 पे भी बता दी थी, दोबारा बता रहा हूँ कि अनक्वालिफाइड बंदे की यहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं है। अनक्वालिफाइड लोग जिस तरीके से ख्वार हो रहे हैं वो सबके सामने है। ठीक है, और ऊपर से जितनी सेचुरेशन इस वक्त हो चुकी है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स भी आते जा रहे हैं, वो भी मार्केट में एंटर होते जा रहे हैं, और मार्केट भी आहिस्ता आहिस्ता कलेप्स होती जा रही है। तो उधर से डिमांड कम होती जा रही है लोगों की, यहाँ से स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इट मीन्स के प्रॉब्लम होती जा रही है। लेकिन बहरहाल रिस्क तो अल्लाह की ज़ात ने देना है, उसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक काम जो हमारे बस में है वो है पेपर पास करना, वो तो हम कर सकते हैं ना। तो इसलिए मेहनत कर लें, इसको पास कर लें, इसको ज़्यादा देर अपने साथ मत रखिएगा। ठीक है, जो वक्त है ना 23-24 साल में पास होने का, बस वो 24 साल 25 साल में क्वालिफाई करके तो बस आगे देखें आगे किधर जाना है। ओके, हाँ भी कोई सवाल था भाई आपका? ओके, ये सबको समझ आ गया? पार्ट 1 हो गया जी। पार्ट बी पे आइए। फॉर द इंसेंटिव स्कीम कैलकुलेट द, अब इंसेंटिव स्कीम की बात करने लगा जो हमारी डिफरेंशियल पीस वर्क पे कैलकुलेट हुई है। कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द ट्रायल। वो कहता है कि जो हमारा पहला वीक है ट्रायल का, इसके हिसाब से हमारी लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो। और पहले हफ्ते में क्या हमारे कितने यूनिट्स बने हैं भाई? हमारे कितने यूनिट्स बने हैं जी? 3080 यूनिट्स बने हैं जी। 3080 यूनिट्स की हमें लेबर कॉस्ट निकालनी है।
तो बताइए भाई कैसे निकालेंगे जी। हमें डिफरेंशियल पीस वर्क पेमेंट निकालना पड़ेगा। हम यूं करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3080 डिफरेंट रेंज के डिफरेंट रेट्स। 2500 पे कितना लग रहा है जी? 0.375। तो 2500 पे आप लगा देंगे 0.375। उसके बाद अगली रेंज है जी 500 की। 2501 से 3500 यूनिट्स बनते हैं, तो 500 यूनिट्स, इस पे रेट लग जाएगा कितना जी? 0.45। कितने हो गए? 3000। बाकी रह गए 80 यूनिट्स, 80 पे लगा दें 0.60। ले जी, ये आपकी रेंजेस तैयार हो गई। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? बताइए जी। 937.5 जी, 225 48। लें जी, क्या आपके पास ये सारी कॉस्ट आ गई? और इसके अलावा कोई कॉस्ट है हमारे पास? और इसके अलावा हमारे पास कोई कॉस्ट नहीं है। ओके, लेकिन बेसिक आर्ली रेट भी तो है 4 रुपए। क्या ख्याल है? वो भी तो हमने पे करना है। वो कितना पे होगा जी? वो कितना पे होगा? 40 आवर्स वर्क, वो उसी तरीके से पे होगा। तो बेसिक पे जो आपकी होगी वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी। 40 घंटे आपने काम किया, 6 लोगों ने काम किया, 6 लोगों के घंटे आ गए, और 4 रुपए पर आवर के हिसाब से आपने उनको पे करना है। तो बताइए 960। ले जी, ये वो सारी पेमेंट्स हैं जो कि आपने अपने लेबर को करनी है। कोई सवाल किसी का यहां तक? ओके, टोटल बताइए। टोटल लेबर कॉस्ट कितनी हो गई? 2170.50। ठीक है जी, दिस इज टोटल लेबर कॉस्ट। हमसे उसने क्या मांगा हुआ है जी? पर यूनिट। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने हैं जी? 3080। बताइए जी, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनती है? 0.0704 पर यूनिट। लें जी, दिस इज द लेबर कॉस्ट। ये वो लेबर कॉस्ट है पर यूनिट है जो कि हमें पड़ेगी। चलें जी आगे। ओके, बी के 2 का कोई तर्जमा करते हैं मुझे। डिफरेंशियल पीस वर्क रेट और आर्ली रेट सेम हो। डिफरेंशियल पीस वर्क रेट और आर्ली रेट सेम हो? ऐसा है। अच्छा, और कोई इसके अलावा कोई तर्जमा करे इसका? इंसेंटिव स्कीम के अंदर लेवल ऑफ आउटपुट बताना है।
अगर जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो वही हो जो एग्जिस्टिंग रेट पे एग्जिस्टिंग स्कीम में निकल एग्जिस्टिंग स्कीम में कॉस्ट कितनी है हमारी 1920 जी मुबशर साहब, क्या तर्जुमा है इसका? लेबर को कॉस्ट को बताने से जो डिफरेंशियल पीस हो जाएगा हाँ। एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो ये कह रहा है कैलकुलेट द लेवल ऑफ आउटपुट इन 40 आवर्स वीक एट विच टोटल लेबर कॉस्ट वुड बी द सेम एज अंडर द एग्जिस्टिंग टाइम रेट पेमेंट सिस्टम। वो एग्जिस्टिंग का सवाल सॉल्व हुआ है। वो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम में जो आपकी कॉस्ट आ रही है 1920, वो कहता है कि डिफरेंशियल के अंदर कितना आउटपुट हो कि मेरी जो मेरी एग्जिस्टिंग कॉस्ट 1920 है वो मेंटेन रहे। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो लेबर कॉस्ट है ना, यहाँ पे आना चाहिए 1920। तो यहाँ पर 1920 को लाने के लिए मेरी आउटपुट कितनी होनी चाहिए, ये सवाल है उसका। सवाल सबको समझ आ गया? अगर किसी को सवाल ना समझ आए हो तो पहले वो बात करें। सब अच्छा है यहाँ तक? ओके। अब सवाल अगला ये है कि ये निकलेगा कैसे आउटपुट को? अच्छा, फिर बाकी सब कुछ गिवन है। हाँ, क्या करूं बताएं? 2500 को एक्स रख लिया, ठीक है। 0.375 जी, एक्स प्लस, हाँ, एक्स प्लस 500। अब इस पे इसको मल्टीप्लाई कर दूं 0.45। अच्छा, फिर या तू बड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है सवाल को। ये देखें, मैं सवाल करते हैं, अभी हो जाता है 2 मिनट में, देखें। ओके, ये सवाल ना रिवर्स कैलकुलेशन में चलेगा, ये सवाल सीधी कैलकुलेशन में चल ही नहीं सकता। देखिए, यहां पे रखना है 1920। ओके, क्या इस 960 में कोई तब्दीली आएगी? इस 960 में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कोई मसला? ओके, अब अगली बात क्या है? अगली बात, बल्कि इसको नीचे कर देते हैं, मुझे जगह थोड़ी सी चाहिए होगी, इसको नीचे कर देते हैं। टोटल लेबर कॉस्ट होनी चाहिए 1920। नजर आ रहा है सबको यहां से? 1920 हमारा नजर, एंड वाले भाई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा नजर? तो यार इधर, चलो इधर करते हैं सॉल्व। टोटल लेबर कॉस्ट होनी चाहिए 1920। ओके, बेसिक पे मेरी 960 वहीं की वहीं मौजूद है, ऐसे ही है। ये बेसिक पे है 960 जो कि वहीं की वहीं मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो इतना एरिया है मेरा डिफरेंशियल पीस वर्क वाला, ये कितना होना चाहिए? क्या मैं इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकता हूं? बताइए। 960 ये भी इतना ही बनता है। ले जी, ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल ली, डिफरेंशियल पीस वर्क से इतना होना चाहिए। मानते हैं इस बात को? ओके, अब मुझे असल में आउटपुट निकालनी है। अब थोड़ा सा यहां पे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। देखिए, इन तीनों का टोटल या यहां पे जो भी अमाउंट आएगी वो 960 होनी चाहिए। 2 मिनट के लिए मैं मान लूं कि मैं 2500 यूनिट्स बनाता हूं। अगर मैं 2500 यूनिट्स बनाता हूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 0.375। कितना बनता है जी? मल्टीप्लाई करें, क्या 937.50 बनता है? मैं अभी भी 960 पे नहीं पहुंचा, नहीं ना पहुंचा? ओके, मैं एज्यूम करता हूं कि मैं 500 और बना लेता हूं, तो 225। तो 225 जमा 937, ये तो मैं 960 से ऊपर चला जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि मैं 225 पूरे नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब है कि अब मुझे ये जो चीज़ है ना, ये इसकी बैलेंसिंग निकालनी पड़ेगी। 960 में से 937.5 निकालें, कितना? 22.50। ले जी, ये भी बैलेंसिंग आ गया। ओके, इसका मतलब है कि किसी चीज को 0.45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22.5 आ जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यहां से क्या एक्स सॉल्व नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब आप यहां पे 0.45 रखेंगे और क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब 22.5 को डिवाइड करें 0.45 से, 50, एग्जैक्ट 50। लें जी,
अब ज़रा इस सवाल को सीधा सॉल्व करें। 2500 इंटू 0.375 937 बन गया, 50 इंटू 0.45 22.5 बन गया, इन दोनों का टोटल 960 बन गया, 960 और 960 का टोटल 1920 बन गया। मैं ज़रा इसका फॉर्मेट थोड़ा ठीक कर दूं। बेसिक पे हो गई 960 और ये टोटल हो गया जी 960, 1920। हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाली थी और फिर हमने ये बैलेंसिंग निकाली थी। तो ये सवाल रिवर्स कैलकुलेशन करके होगा और ये दोनों टोटल करके आपको पता लग जाएगा कि आउटपुट अगर 2550 यूनिट्स हो तो मेरी कॉस्ट वही हो जाएगी जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में है। ठीक होगी बात? ऐसे नहीं आपके बुजुर्ग पास हुए हुए, आपको लगता है बड़े आसान सवाल है। 1985। ओके, नोट करें जी, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया जी नोट? आइए जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 पे है। लेबर जी एक ऐसा टॉपिक होता था जिसमें से कभी सवाल जो है ना वो इंडिपेंडेंटली नहीं आया, बहुत कम आता था। आप खुद देख लें कि 1985 के बाद जो सवाल हैं वो 17 में, फिर 19 में, फिर 2011 में, तो कभी कभार सवाल आते थे। लेकिन जब से ये कैफ 8 के बाद कैफ 3 में कन्वर्ट हुआ है और उसने सवाल के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर 9 सवाल देने शुरू किए हैं और फिर कुछ चैप्टर उसने निकाल भी दिए हैं, तो अब रेगुलरली सवाल हर अटैम्प्ट में से आता है, हर अटैम्प्ट में सवाल इस चैप्टर में से आता है। उसकी वजह भी है, एक है कि 16 चैप्टर हैं आपके टोटल किताब के अंदर, जिसमें से कोई 5 या 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो वेरिएंस एनालिसिस के साथ टेस्ट होता है। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट वो प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ होता है। तो ले दे के आपके कोई 12-13 चैप्टर बन जाते हैं। तो अब 12 चैप्टर में से जब 9 सवाल उसने निकालने होते हैं तो फिर जाहिर बात है इस चैप्टर का तो नंबर आना ही है। तो इसीलिए अब पिछली कोई 2-3 अटैम्प्ट से ना लाजमी सवाल लेबर के अंदर से आ रहा है। ठीक है, ये पिछले अटैम्प्ट में भी आया है, ये 22 में भी, सितंबर 22 में भी आया हुआ है, फरवरी 22 में भी आया हुआ है, मार्च 22 में सॉरी। तो हर अटैम्प्ट में सवाल अब लाजमी आता है और सवाल ये कोई 8-10 12 8-10 12 इस नंबरों का सवाल इसके अंदर से आ रहा है। और नॉर्मली जो वो चीज़ें अभी तक पूछ रहा है ना वो यही बोनस और इंसेंटिव और इस तरह की चीज़ें लेके पूछ रहा है। हालांकि इसमें एक बेहतर सवाल लर्निंग कर्व जो अभी हमने टॉपिक शुरू करना है, आज तो नहीं शायद हो पाएगा या शायद थोड़ी सी बात हो जाए उस बारे में, तो उसमें से सवाल आता है। लेकिन बहरहाल अब उसने अपना शिफ्ट जो है वो लर्निंग कर्व से उठा के ये बोनस, ओवर टाइम, लेबर कॉस्ट इस तरफ कर दिया। तो इसलिए अब आप जो सवाल देखेंगे ना क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इसके अंदर यही सारी बातें जो है वो लिखी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं जी। सितंबर 22 का पहले ही सवाल था, पहली बिजली गिरी थी जब सितंबर 22 को सुबह 9 बजे ये सफ़ा थमाया गया था। तो बहुत से दिल टूटे होंगे उस वक्त कि ये क्या आ गया जी, हमने तो लेबर वैसे ही चॉइस पे छोड़ दिया था।
तो सेंटोरस लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ लेदर जैकेट्स। प्रेजेंटली सीएल मैन्युफैक्चर्स 30,000 जैकेट्स पर मंथ। अभी हम 30,000 जैकेट्स एक महीने में बना रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स 350, हमारे पास 350 वर्कर्स काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मंथली आवर्स पर वर्कर 200, हर वर्कर जो है उसको 200 घंटे महीने में काम करना चाहिए। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगने चाहिए। नॉर्मल वेज रेट पर आवर, जो नॉर्मल बेसिक पे है वो 150 रुपया घंटा है। ओवर टाइम वेज रेट पर आवर वो 250 घंटा है। और प्रीमियम मेरे ख्याल में अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रीमियम शायद 100 रुपया है। 250 में से 150 को माइनस करेंगे तो 100 रुपया आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर 120। ये अभी समझें कि बस एक जुमला है आपके सामने, अभी आपने ओवरहेड्स का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो सकती। बस इतनी बात समझें कि एक जुमला है वेरिएबल ओवरहेड, इसका करना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कन्वेयन कॉस्ट, कन्वेयन कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज कन्वेयन कॉस्ट? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट होती है उसको कन्वेयन कॉस्ट बोलते हैं। और इस्तिलाहन इसके अंदर लेबर आती है और ओवरहेड्स आते हैं। ठीक है, ओवरहेड्स और लेबर की कॉस्ट को टोटल कर दें तो कन्वेयन कॉस्ट आ जाती है। वो कहते हैं जी हमने कन्वेयन कॉस्ट को रिड्यूस करना है। सीएल्स मैनेजमेंट इज इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग 2 वेज इंसेंटिव प्लान। वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कि इंट्रोड्यूस अ पीस वेज रेट सिस्टम, यूनिट्स की बेस पे। वो कह रहे हैं कि यूनिट्स की बेस पे पेमेंट करें एट द रेट ऑफ 500 पर यूनिट, हर यूनिट के बदले 500। दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेक वर्कर्स 15% मोर एफिशिएंट। इससे आपके वर्कर्स जो है ना वो एफिशिएंट हो जाएंगे 15%। अब एफिशिएंट जब होते हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त? टाइम सेव होता है। मैंने आपको बात कही थी कि हमें हमेशा टाइम को एडजस्ट किया करेंगे, तो आपने टाइम को, ठीक है ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि जी आउटपुट उसी वक्त में ज्यादा आउटपुट बन जाएगी, ये भी बात आपकी दुरुस्त है, ये गलत बात आप लोगों ने नहीं की। लेकिन हम सवालों को ऐसे नहीं करेंगे, हम वक्त की कमी के तौर पे एफिशिएंसी को कंसिडर किया करेंगे। तो आउटपुट वही रखनी है, वक्त को कम कर लेना, दोनों बातें आपकी दुरुस्त है। लेकिन हम वक्त को कम कर लेंगे, तो अब वक्त को कम कैसे करना है, डाटा ऊपर आपके सामने है। पहली ऑप्शन ये हो गई। तो अब आप करेंगे क्या इसके अंदर? क्या करेंगे इसके अंदर? यूनिट्स के हिसाब से पैसे दे देंगे, तो वक्त बचा के क्या फायदा होगा आपको? वक्त बचा के, देखिए ऑप्शन में तो पेमेंट हो ही यूनिट्स की बेस पे रही है, वक्त बचा के तो पेमेंट हो ही नहीं रही, पेमेंट आपकी आवर्स की बेस पे तो ही नहीं रही ऑप्शन 1 के अंदर। तो वक्त बचा के होगा क्या? सवाल मेरा आपसे ये है जी, मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूं। ऑप्शन 1 में वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें 500 पर यूनिट के हिसाब से पे करूंगा। अब चाहे वो 1 घंटा लगाए चाहे 1000 घंटे लगाए, आपको इससे क्या लगे, आपने तो यूनिट की बेस पे करना है। तो वक्त बचाने की बात जो उसने यहां पर की हुई है, इससे सवाल पे क्या फर्क पड़ा? आप लोग मेरी बात समझ गए? सवाल समझ गए आप मेरा? हाँ जी बताइए। होल्ड करें इस बात को, ये बात आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, होल्ड करें इस बात को। ऑप्शन 2 पे है दूसरी ऑप्शन क्या है? इंट्रोड्यूस अ बोनस ऑफ 50 पर यूनिट। वो कह रहा है 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से जो है ना वो बोनस इंट्रोड्यूस करें। इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम ऊपर लिखा हुआ है 3 घंटे। वो कहता है कि अगर इसको 90% करने का गालिबन 2.7, अगर एक यूनिट 2.7 आवर में बनता है ना, तो आप उसको 50 रुपए पर यूनिट बोनस दे दें। बेसिक रेट आर की बेस पे ही चल रहा है, बस अब बोनस इजाफी आ गया। और इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बोनस 70% ऑफ यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 90% स्टैंडर्ड टाइम। वो कहता है कि जो 30,000 यूनिट्स है ना, इसमें से 70% जो है वो हमारे बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, 30% बोनस के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। बात समझ आ गई? इवेल्युएट द अबव ऑप्शंस एंड एडवाइज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। वो कह रहे हैं इन ऑप्शंस को वैल्यूएट करो और मुझे बताओ कि सबसे बेहतरीन कौन सी है। सर सबसे बेहतरीन कौन सी होगी जिसमें सबसे ज्यादा पैसे आ रहे होंगे, कम आ रहे होंगे? हमने हमेशा एम्प्लॉयर के जूतों में रहते हुए सोचना है, एम्प्लॉय के जूतों में रहते हुए नहीं सोचना। एम्प्लॉय के लिए तो जारी बात है जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना बेहतर है, हमने एम्प्लॉयर के जूतों में रहते हुए सोचना है। तो कॉस्ट जहां पे मिनिमम होगी हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? इस सवाल में कितनी ऑप्शंस हैं, कितनी कैलकुलेशंस बनेगी इसके अंदर, कितनी बनेगी बताएं? दोनों ऑप्शन पे 2 2 बनेगी, 3 नहीं बनेंगी?
एक जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वो नहीं बनानी पड़ेगी, वो जो सबसे ऊपर टेबल में डाटा दिया हुआ है वो एग्जिस्टिंग का है ना। तो भाई 3 ऑप्शंस बनेंगी, एग्जिस्टिंग, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, टोटल 3 हो गई। ठीक है मुबशिर साहब, तो ठीक है, लगाएं 5 मिनट हो जाएगा सवाल, मैं कराता हूँ फिर बोर्ड पर। यस आई कैन अंडरस्टैंड, जो इस वक्त आप फील कर रहे हैं मैं रोज सुबह 9:30 बजे आते हुए फील करता हूँ। नहीं दिल कर रहा होता आने का, नहीं दिल कर रहा होता पढ़ाने का, लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ। आपको पैसे मिलते हैं, बदतमीज आदमी, फजूल बातें करते हो मेरे साथ। तुम भी सीए कर लो, तुम भी पढ़ाओ, तुम्हें भी मिलेंगे पैसे, लेकिन आईफोन तो आप लोगों के पास ही है भाई, हम तो गरीब हैं। कितनी देर में होगा सवाल?
जी भाई, आइए सवाल को देखते हैं। आपको बताया गया है कि 3 तरीके से सवाल होगा, 3 ऑप्शन हमें एवेल्युएट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें एग्जिस्टिंग जो काम चल रहा है अभी उसको देखना पड़ेगा। ये एग्जिस्टिंग स्कीम बहुत सिंपल है जी। 30,000 यूनिट्स हमारे पास हैं, लेकिन हमारी जो पेमेंट एग्जिस्टिंग स्कीम में हो रही है वो यूनिट्स की बेस पे नहीं हो रही, बल्कि वो आवर्स की बेस पे हो रही है। तो सबसे पहला सवाल ये कि कितने वर्कर्स हैं हमारे पास? 350। और पर वर्कर आवर्स कितने अवेलेबल हैं जी? 200। तो क्या मेरे पास टोटल आवर्स यहाँ पे निकल सकते हैं? तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टोटल आवर्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। 350 वर्कर है और हर वर्कर 200 घंटे काम कर रहा है, तो टोटल कितने बन रहे हैं? कितना बनता है? 70,000 आवर्स। नहीं जी, वर्कर्स के पास 70,000 घंटे इस वक्त अवेलेबल है, मानते हैं आप इस बात को? ओके। टोटल प्रोडक्शन कितनी है जी हमारी? 30,000। और इस 30,000 की प्रोडक्शन को करने के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए? टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 30,000 प्रोडक्शन जी कितने चाहिए भाई? एक यूनिट के लिए 3 घंटे चाहिए, तो 30,000 के लिए कितने चाहिए होंगे? 90,000 आवर्स। अब यहीं पे बात थी भाई पूरी कि आपके 90,000 घंटे आपको चाहिए, अवेलेबल आपके पास 70,000 है, तो बाकी 20,000 कहां से लाएंगे? ओवर टाइम। बाकी 20,000 ओवर टाइम से आएगा। तो ये चीज ऐसे निकलेगी कि 70,000 हमारे जो घंटे होंगे वो होंगे नॉर्मल, और जो बाकी के 20,000 होंगे वो ओवर टाइम। तो एग्जिस्टिंग तो ये कहानी चल रही है भाई। तो नॉर्मल आवर्स का रेट क्या चल रहा है जी? नॉर्मल आवर्स या बेसिक पे जिसको आप बोलते हैं वो है जी 70,000 इंटू 150। बताइए कितना बनता है? 105,000। ओके। उसके बाद ओवर टाइम 20,000 घंटे इंटू 250। बताइए 5,000,000 5 मिलियन, ऐसे ही है। ओके। आखिरी चीज, अब अगली बात जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई मैं आपको फिलहाल बता देता हूं, डिस्कशन ओवरहेड्स के चैप्टर में करेंगे। याद रखिएगा जितने लेबर आवर्स होते हैं ना, वेरिएबल ओवरहेड्स के भी उतने ही आवर्स होते हैं। बस इतनी बात अभी फिलहाल ज़हन में रखें ताकि हमारा सवाल आगे चल जाए। ओके। अब वेरिएबल ओवरहेड का रेट उसने आपको सवाल में गालिबन 120 दिया हुआ है। ओके। मुझे बताइए टोटल लेबर आवर कितने? 90,000 लग रहे हैं हमारे। तो वेरिएबल ओवरहेड की जो कैलकुलेशन होगी वो भी टोटल लेबर आवर की बेस पे होगी, बस इसका रेट अपना होता है। ठीक है, आवर्स इसके लेबर वाले ही होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जब ओवरहेड का चैप्टर आएगा ना वहां पर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो आवर्स इसके लेबर वाले ही होते हैं, लेकिन जो रेट इसका होता है ना वो इसका अपना होता है, जो कि सवाल में उसने दिया हुआ। तो बताइए ठीक होगी बात? ले जी इन तीनों को टोटल करें। टू सिक्स थ्री 000000। ले जी, ये एग्जिस्टिंग स्कीम के तहत हमारी कॉस्ट आ गई। ठीक है, बस इसमें यह बात मैंने आपको बताई है कि एज इट इज लिख लें,
लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स और वेरिएबल ओवरहेड के जो आवर्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, बस रेट डिफरेंट होता है। ठीक होगी बात, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब आते हैं जी हम ऑप्शन 1 के ऊपर। ऑप्शन 1 में उसने हमें बोला है कि मैं आपको 500 रुपये पर यूनिट जो है वो पे किया करूंगा, ऐसे ही है? ओके, तो अगर वो 500 यूनिट्स हमें पे किया करेगा तो पेमेंट या लेबर कॉस्ट आप कह लें कितनी होगी? 30,000 यूनिट्स, 1 मिनट मेरे भाई, और 500 रुपया पर यूनिट पे हो रहा है, बताइए कितना बनता है? 15 मिलियन। जी बताइए अब सवाल। किसे? इसको सर ये ऑलरेडी कर नहीं दिया हमने, ठीक है ओके। तो 15 मिलियन हमारी आ गई जी कॉस्ट। अब मेरा सवाल उस वक्त ऑप्शन 1 में ये था कि इसने हमें ये कहा हुआ है कि 15% टाइम आपका कम लगेगा। मैं जब पेमेंट ही यूनिट्स की बेस पे कर रहा हूं तो टाइम जितना मर्जी लगे, तो क्यों दिया हुआ उसने यहां पर? उसने दिया हुआ है असल में इसके लिए, वेरिएबल एफएच के लिए। तो ये बात चूंकि आपने उस वक्त पढ़ी नहीं हुई थी इसलिए आप जवाब भी नहीं दे पाए, तो अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब भी आर्स लेबर आर लगते हैं तो ओवरहेड्स लाजमी लगते हैं। बिजनेस करेंगे तो ओवरहेड्स तो लगेंगे ना, क्या ख्याल है? तो लेबर आर जो है वो लगेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी साथ लाजमी लगेंगे। अगर लेबर आर नहीं लगेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड नहीं लगेंगे। ठीक है, आप पेमेंट यूनिट्स की बेस पे कर रहे हैं, आर्स तो उतने ही लग रहे हैं ना जितने पहले लग रहे थे, क्या ख्याल है? आपने बस लेबर को ये कहा होगा ना कि भाई आर्स तुम लगाते जाओ, पेमेंट मैं तुम्हें अब यूनिट्स की बेस पे करूंगा। तो आर्स तो वो इतने ही लगा रहे होंगे, 90,000 ही लगा रहे होंगे, लेकिन यूनिट्स जो है वो पेमेंट की बेस पे, यूनिट्स की बेस पे पेमेंट हो रही होगी। बात सबको समझ आई? तो इसी तरीके से अगर उनके घंटे लग रहे हैं तो वेरिएबल एफओएच के भी तो घंटे लग रहे होंगे, क्या ख्याल है? ओके, तो भाई 90,000 आवर्स हैं इनके, और कितनी एफिशिएंसी हमें मिल रही है? 15%, यानी 15% वक्त कम हो जाएगा। अगर 15% वक्त कम हो जाएगा तो क्या मैं इसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? ऐसे ही होगा कि घंटे जो है वो 15% कम हो गए, और बताइए रेट इसका 120 है। ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आई? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक लेबर आवर्स के साथ होता है। जितने लेबर आवर आपके इनकर हो रहे होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड के भी उतने ही आवर्स इनकर हो रहे होते हैं। ओवरहेड्स होते क्या हैं जी? वो ओवरहेड्स जो आपके मटेरियल और लेबर के अलावा अखराजात होते हैं। रेंट हो गया, बिजली हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस, सारी बातें आपके साथ हो चुकी हैं, ये सारे अखराजात होते हैं। इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं वेरिएबल होते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कुछ चेंज हो रहे होते हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहे होते। जो चेंज नहीं हो रहे होते वो फिक्स में चले जाते हैं, जो चेंज हो रहे होते हैं वो वेरिएबल पे आ जाते हैं। तो जो वेरिएबल पे आ जाते हैं उनका लिंक हम हमेशा लेबर आर के साथ ही बना देते हैं कि जितने लेबर आर लग रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स के भी उतने ही लेबर आर लग रहे हैं। ठीक होगी बात? रेट इनका अपना होता है। अब हमने अपनी पेमेंट का मैकेनिज्म जो है वो चेंज किया। हम पेमेंट यूनिट की बेस पे करेंगे, वक्त तो उतना ही लगेगा ना। मिसाल के तौर पे एक कसाई है भाई, एक कसाई है, आप उसको मुझे बताएं, ईद आती है तो आप उसको बकरे के हिसाब से पैसे देते हैं या वक्त के हिसाब से पैसे देते हैं? लेट्स अज्यूम आप उसे वक्त के हिसाब से पैसे दें कि तुम अगर मेरे घर में 1 घंटा रुकोगे ना तो मैं तुम्हें उसके 100 रुपए दूंगा। लेट्स अज्यूम वो 3 घंटे में एक बकरा जो है वो हलाल करता है, तो आप उसे 300 रुपए दे देंगे, ऐसे ही है। लेकिन अगली दफा जब वो अगली ईद पे आया, आपने कहा इस दफा तुम्हें घंटों के हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, इस दफा तुम्हें बकरे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हें एक बकरे के 500 रुपए दूंगा। ठीक है, वो कहेगा ठीक है, एक बकरा इज इक्वल टू 500। मुझे बताइए कि पहले वो एक बकरे को करने में 3 घंटे लगाता था, अब कितना लगाएगा? अभी भी 3 ही लगाएगा ना, अभी भी 3 घंटे ही लगेंगे, लेकिन पेमेंट उसको बकरे के हिसाब से हो रही है। फर्क ये है, बात समझ आ रही है? तो भाई यहां पर उसको पेमेंट अगर घंटों के हिसाब से हो रही थी तो यहां पे पेमेंट यूनिट्स के हिसाब से हो रही है। तो सर इन यूनिट्स को बनाने के लिए घंटे तो उतने ही लग रहे होंगे ना जो पहले लग रहे थे, उनमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए वेरिएबल ओवरहेड्स के 90,000 घंटे वहीं के वहीं रहेंगे, इन पे कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने सिर्फ अपना पेमेंट का मैकेनिज्म चेंज किया है, मेरा टाइम तो नहीं बदला। बात समझ आ गई? लेकिन उसने कह दिया कि भाई घंटे उतने लगेंगे लेकिन एफिशिएंसी आ जाएगी 15%, जिसकी वजह से आपके ये घंटे 15% कम हो जाएंगे। शायद उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे, थोड़ी सी और ज़रा एनर्जेटिक होकर काम करेंगे, तो करेंगे ठीक है जी हम जल्दी काम कर लेंगे। तो जब जल्दी काम करेंगे तो 15% आवर्स कम हो जाएंगे। तो जब 15% आवर्स कम हो जाएंगे तो मेरे वेरिएबल ओवरहेड का रेट 120 है, आवर्स मेरे कम हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके मैं अपना वेरिएबल ओवरहेड निकाल लूंगा। बताइए क्या आंसर आता है? 91 लाख
लें जी, ये बात सबको समझ आ गई है ना आवर्स वाली? अगर अभी भी समझ नहीं आई तो बताएं। ओके जी, टोटल बता दें, टोटल बताइए। 241 80000। वर्कर की एफिशिएंसी है ये 15% इंक्रीज हो रही है, फिर ये लेबर कोस्ट देखें, एफिशिएंसी वर्कर की इंक्रीज तभी होगी ना जब वो घंटे कम लगाएगा। कम हो सकता है। क्या चीज? ये जो 30,000 यूनिट यूनिट्स कैसे कम होंगे? यूनिट्स तो यही रहेंगे, मैं कह रहा हूँ ये जितने घंटों में बनाए घंटे भी तो कम हो सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल कम हो रहे हैं, हो क्या सकते हैं, हो रहे हैं कम 15%। इसलिए तो हमने नीचे वाले वेरिएबल ओवरहेड को कम कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि जितने लेबर आर होंगे वेरिएबल एफएच के भी उतने ही होंगे, तो लेबर आर कम हुए होंगे ना, बिल्कुल कम हुए होंगे, लेकिन पेमेंट में लेबर आर की बेस पे तो कर ही नहीं रहा मैं, तो उनको किस बेस पे कर रहा हूं? मैं तो उसके यूनिट की बेस पे कर रहा हूं। ठीक होगी बात? क्या सबको ये बात समझ आ गई? आइए जी आखिरी ऑप्शन पे, ऑप्शन 2 क्या है जी? ऑप्शन 2 जरा एक दफा पढ़ दें प्लीज, मुबशिर साहब ऊंची आवाज में पढ़ दें। Introduce a bonus of Rs 50 per unit if a unit is completed within 90% of the standard time. बोनस इशू करना है 50 रुपए का अगर यूनिट 70% टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितने यूनिट्स हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं? सॉरी 90% टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। It is expected that after introduction of bonus 70% unit will be completed within 90% of the standard time. ओके सर, ऑप्शन 2 में पेमेंट जो है ना वो घंटों के हिसाब से ही हो रही है, ठीक है। टोटल यूनिट्स है 30,000, वो कहता है कि 30,000 में से जो 70% यूनिट्स है ना वो कम वक्त में होंगे, और जो बाकी 30% है ना वो उसी वक्त में होंगे जिस वक्त में वो पहले हो रहे थे। क्या बात आपको समझ आती है? ओके मतलब क्या इसका, देखिए लेट्स अज्यूम टोटल प्रोडक्शन है मेरी 30,000 यूनिट्स, मानते हैं इस बात को। वो कह रहे हैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक 70% में और एक 30% में। 70% गालिबन बनेंगे 21,000 यूनिट्स और ये बनेंगे 9,000 यूनिट्स। वो कहता है कि जो 70% यूनिट्स है ना ये कितने वक्त में बनेंगे? 90% टाइम में। यानी अगर एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं तो अब 3 नहीं लगेंगे बल्कि 3 का 90% लगेंगे। क्या मानते हैं इस बात को? इस बात को सब मानते हैं। 2.7 कर लें, 3 को 90 करके मैंने जरा पूरा फॉर्मूला लिख दिया। ओके, और ये 9,000 यूनिट्स जो हैं ये पूरे टाइम में ही बनेंगे। तो बताइए ये कितने आवर्स, अब ये आवर्स बन जाएंगे ना, बताइए कितने बन जाएंगे? 56,700 आवर्स। और ये कितने बनेंगे? 20। तो ये टोटल कितना बन गया जी? इन दोनों का टोटल अगर प्लस करें 83700, लें जी ये घंटे आपके बनेंगे। ओके, बात समझ आ गई है? तो सबसे पहले अब लेबर कॉस्ट इसमें हमारी क्या लगेगी जी? इसमें लेबर कॉस्ट हमारी लगेगी कितनी? 70,000 घंटे हमारे पास नॉर्मल अवेलेबल है, तो 83,700 में से 70,000 घंटे हमारे क्या हो गए जी? नॉर्मल वेज रेट 150 है, 150 के ऊपर, और बाकी जो 13,700 है ये ओवर टाइम के ऊपर। समझ आ गई बात की? ओके, और इसके अलावा कौन सी कॉस्ट है जी? बोनस की कॉस्ट है। ओके, बोनस हमें किस बेस पे मिल रहा है भाई? 50 पर यूनिट। ये नॉर्मल हो गया जी, ये ओवर टाइम हो गया, और उसके बाद बोनस। भाई सवाल ये है कि बोनस मिल रहा है 50 रुपीज पर यूनिट, कितने यूनिट्स पे बोनस मिलेगा भाई मुझे जी? 21,000 यूनिट्स पे। जी बिल्कुल नजर आ रहा है कि 21,000 यूनिट्स जो है वो 70% टाइम पे कंप्लीट होंगे तो मुझे बोनस मिलेगा। ओके, और कितना बोनस मिल रहा है मुझे? 50 रुपीज। तो क्या करूंगा भाई, 21,000 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, मानते हैं इस बात को? तो 21,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से। सब साथ हैं यहां तक? और एंड पे वेरिएबल ओवरहेड्स तो आपको पता है आने ही आने हैं। कितने घंटों के होंगे? इतने घंटों के होंगे, बिल्कुल दुरुस्त। 83,700 83,700 और इसका रेट 120 है ना सवाल में जी। इन चारों को प्लीज जरा मल्टीप्लाई करके बता दें। नहीं अलग अलग बताएं। 105 000000।
हाँ जी, उसके बाद 3425 J 105 J 44 इन सबको टोटल करें। टू फाइव 019 ले जी। एग्जिस्टिंग स्कीम ये कहती है, ऑप्शन 1 ये कहती है और ऑप्शन 2 ये कहती है। कौन सी ऑप्शन पे जाना चाहिए? विच ऑप्शन इज बेस्ट? ऑप्शन 1 में तो ज्यादा नहीं है। हाँ अच्छा, ऑप्शन 1 सॉरी है, मैं उस पर एग्जिस्टिंग पे आ रहा था। ठीक है, ऑप्शन 1 24180 बेस्ट है। सर यूनिट्स की बेस पे पैसे दें, फारग कराएं बोनस को, फारग कराएं एग्जिस्टिंग सिस्टम को। ठीक होगी बात समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है जी, लंबे वीकेंड का एक छोटा सा होमवर्क। ओके, आज जाते साथ ही कर लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। ठीक है जी। ले जी, अब इस चैप्टर का हमारा एक ही टॉपिक रह गया, लर्निंग कर्व। उस पर इंशाल्लाह हमारे कोई 2 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ओवरहेड्स की तरफ आएंगे। तो ठीक है जी, अब आप लोगों से मुलाकात किस दिन होगी? मंगल को इंशाल्लाह, मंगल को आपसे मुलाकात होती है। जाइए जी, ख्याल रखिए अपना, छुट्टियों को थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए भी यूटिलाइज़ कीजिएगा, और जो वक्त दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ है उनके साथ भी गुजारिएगा। बैलेंस रखिएगा सब कुछ। इंशाल्लाह आपसे अब मंगल को मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक।